ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक्चुअली आज का सेशन में मैं बताऊंगा आप लोगों को बेसिक्स का, हाउ टू ड्रॉ लाइंस, स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, डिफरेंस बिटवीन शेप्स एंड फॉर्म, एंड किस तरह से शेडिंग करते हैं, टोन्स देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पेंसिल के बारे में बात करते हैं। जब भी आप ड्राइंग करते हो, बेसिकली आपको एचबी पेंसिल से ड्राइंग करो, किसी भी कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो या स्टेडलर हो या फिर अप्सरा हो या नटराज हो, कोई भी बेसिक पेंसिल से आप ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, तो ड्राइंग में आपका जो पेंसिल काटता है, आप बेसिकली हम शार्पनर से काटते हैं। शार्पनर के अलावा आप पेंसिल को आप कटर से भी काट सकते हो। इस पे डिफरेंट पॉइंट निकलते हैं। आपका एक होता है शार्प पॉइंट, जिसमें आपका पॉइंट शार्प होता है, उससे आपको पॉइंटेड लाइन देते हैं। या फिर राउंड पॉइंट होता है, जिसमें बोल्ड लाइन के लिए आपको राउंड पॉइंट यूज किया जाता है। राउंड पॉइंट मीन्स आपका पिक जो होगा बिल्कुल गोल फॉर्म में होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपका पेंसिल होल कैसे करते हैं। पेंसिल हम बेसिकली जब आप ड्राइंग करते हो, यही आपका एक तरीका है कि ऐसे आप ड्राइंग करो, सीधा आप इस तरह से आप होल करो। नहीं तो आप पेंसिल को आप ऐसे भी होल कर सकते हो। ये लिटिल डिफिकल्ट है, बात आप प्रैक्टिस करोगे इसमें आप फ्रीडमली आप ड्राइंग कर सकते हो। लेकिन ये तब यूज करते हैं जब आपका स्पेस बड़ा स्पेस हो। जब आप छोटी स्पेस पे आप ड्राइंग करते हो तो ऐसे पेंसिल पकड़ने को कोई जरूरत नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग, आपका पेंसिल का जो मूवमेंट होता है वो कैसा मूवमेंट होना चाहिए। पेंसिल में 3 तरह का मूवमेंट होता है। एक तो आपका फिंगर मूवमेंट, सेकंड आपका ये रिस्ट मूवमेंट, और थर्ड आपका हैंड मूवमेंट। ये जो फिंगर मूवमेंट होता है बहुत कम स्पेस के लिए ड्राइंग किया जाता है। जैसे मुझे यहाँ पर स्पेस है, मैं जब ड्राइंग करूंगा, यदि मैं ये मूव करूंगा तो मैं एक छोटा सा एक लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा। यदि मैं इसको रिस्ट भी करूंगा तो ये इस तरह से कर्व हो जाएगा। यहाँ यदि आप लंबा लाइन चलाने के लिए आप ऐसे ऐसे कर करके ड्राइंग करते हो, ये तीनों ही तरीका आपका अच्छा तरीका नहीं है। उस सिचुएशन में आपको हैंड मूवमेंट यूज करना है। हैंड मूवमेंट मीन्स आप शोल्डर से मूव करना है, हाथ को यहाँ रख के पूरे हाथ को ऐसे करके डायरेक्ट लेके आना है इस तरह से। ये आपका मूव होता है। यदि आपको हॉरिजॉन्टली लाइन चलाना है तो पूरा हाथ को एक बार में ले जाना है, वर्टिकली लाना है तो पूरा हाथ को नीचे लेके आना है, डायगोनली ऐसे आपको लाना है। ये इस तरह से आप ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हो। ड्राइंग को नीचे से ऊपर की तरफ पेंसिल नहीं चलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोर्ड है, मैं मार्कर से ही ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक बार में पूरा लाइन को लाके यहाँ पर स्टॉप किया के, ये आपका वर्टिकल लाइन प्रैक्टिस करने का तरीका है। अब देखो, मैं पेंसिल को स्टार्ट किया और ग्रेजुअली मैं नीचे ले आ रहा हूँ, कहीं भी रुक नहीं रहा हूँ। मेरा मूवमेंट शोल्डर से हो रहा है। यदि आप इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे, देखो ये दोनों लाइन में डिफरेंस देखो, एक में आपको टूटा टूटा लाइन दिखाई दे रहा है, एक में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपको करना क्या है, पेंसिल को होल्ड करना है, सीधा आपको हाथ को नीचे लेके आना है, ऐसे लाके आपको ऐसे नहीं छोड़ना, ये भी गलत तरीका है। आप ऐसे पेंसिल को लाओ, आके आपको यहाँ पर आकर रोकना है, स्टॉप करना है। ये इस तरीके से पूरा पेज को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में भी सेम तरीका है। स्टार्ट करो, एंड करो। ये इस तरह से आपको एक एक लाइन करके बिल्कुल कॉन्फिडेंटली लाइन को ड्रॉ करना है। इरेजर यूज बिल्कुल नहीं करना है। जब आप ड्राइंग करते हैं तो बेसिकली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते समय भी आप पेंसिल को बिल्कुल वर्टिकल नहीं होना चाहिए, हल्का सा एंगल में ड्राइंग करना है, पेंसिल को पकड़ना है, और हाथ जो है आपका पेपर पे थोड़ा सा टच रहेगा, हवा में ड्राइंग नहीं करना है। अंडरस्टैंड? समझ पा रहे हो आप लोग? रिप्लाई प्लीज। यस सर। ओके, और डायगोनल लाइन के लिए आप इस सेम पेज में आप यू कैन टेक ए सेंटर पॉइंट, इसको हाफ कर दो, जितना हाफ ऊपर का लाइन है वो आके पॉइंट पे मिलाना है।
पूरे पॉइंट पे मिलाना है, मैं स्पीड में कर रहा हूँ। और जो हाफ नीचे का है पॉइंट से बाहर की तरफ चलाना है आपको। ये आपका तरीका है स्ट्रेट लाइन चलाने का। हो सकता है पहले पहले आपका लाइन टेढ़ा हो, बट बाद में आपको ग्रेजुअली आप जब डेली डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका बेटर हो जाएगा। ओके। सेकेंड थिंग, आप पेंसिल का जो टोन्स है वो ज्यादा डार्क नहीं चलाना है, बहुत हल्का चलाना है। हल्का चलाने में बेनिफिट ये है कि आपको इरेजर जरा यूज करना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं जब ड्राइंग करूंगा पेंसिल से तो मैं बहुत हल्की लाइन से इसको ड्राइंग करता हूँ। उसके बाद जब ये फाइनल हो जाता है देन मैं इसको डार्क टोन देता हूँ। तो शुरू में ही आपको डार्क टोन नहीं देना है, इसलिए पेंसिल को आपको बिल्कुल हल्का टच करके ड्राइंग करना है। ठीक है, आप एक पेज का प्रैक्टिस करो आप लोग। प्रैक्टिस 1 पेज। इसमें 3 तरह का लाइन चला है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और डायगोनल लाइन। हो गया? हेलो? Yes, sir. अदर रिप्लाई प्लीज। Yes, sir. ओके। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट शेप्स बोलेंगे इसे, सर्कल और ओवल। ओवल के लिए आपको करना क्या है कि सेंटर लाइन लेना है, पहले आपको इसको मूव करना है ऐसे 2 3 4 बार आप इसको मूव करो। मूव करने के बाद इसको आप डार्क करो, इसको फाइनलाइज करो। शुरू में आप बिल्कुल हल्की लाइन से चलाओ, देन उसके बाद आप इसको डार्क कर दो। ओवल का एक प्रैक्टिस आपको एक सीट पे करना है। सर्कल के लिए भी सेम ही है, पहले आप फ्रीली आप पेंसिल को घुमाओ 6 7 8 बार, उसके बाद लाइन को आप डार्क कर दो। ऐसे करके मूव करना है, फिर आपको इसको डार्क कर देना है। ड्राइंग में ज्यादातर यही आपका इस्तेमाल होता है 5 चीजें, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगोनल लाइन, ओवल और सर्कल का। ठीक है, आप सर्कल का भी प्रैक्टिस करो, लेकिन इसमें हाथ को ऐसे ऐसे करके ड्रॉ मत करो, ऐसा नहीं करना है। आप बिल्कुल फ्रीली आपको हाथ को घुमाना है। हो गया? Yes, sir. प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? Yes, sir. ओके, मैं इरेज करता हूँ। हाँ?
नेक्स्ट है आपको जानने वाला चीज जो है आपको 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल, जैसे कि मैं स्क्वायर बनाऊं, ये 2D है बिकॉज इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ है या फिर ब्रेथ इंटू हाइट होगा। जब मैं 3D बात करता हूं तो ये इसमें थर्ड डायमेंशन आपका ऐड हो जाता है। तो ये हो गया आपका L इंटू बी इंटू एच, और इसमें 2 ही डायमेंशन है, इसलिए इसको बोलते हैं 2D, इसको बोलते हैं 3D। बट ये 3D नहीं है, इसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल व्यू। 3D तब होगा जब आप रियल आप कागज का बना हो या कोई भी चीज हो उसे आप हम 3D बोलेंगे। जैसे ये मार्कर 3D है, बोर्ड 3D है, बात जो बोर्ड का सरफेस है ये 2D है। इसीलिए मैं जब भी 2D सरफेस पे मैं कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको हम 3 डायमेंशनल व्यू बोलते हैं। ओके, अब जब व्यू वाली बात आता है तो इसमें बहुत तरह का व्यू है। आइसोमेट्रिक व्यू, एक्सोनोमेट्रिक व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू में भी बहुत तरह का पर्सपेक्टिव व्यूज होते हैं। तो आपको सारे व्यूज आपको लर्न करना है। हम शुरू करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू से। ओके, तो आपको पता है ये 2D शेप्स है और ये आपका फॉर्म है। इसको शेप कहते हैं और इसे फॉर्म कहते हैं। इसको मैं इसको शेप नहीं कह सकता हूँ बिकॉज इसमें थर्ड डायमेंशन है। जैसे क्यूब इज ए फॉर्म और आपका स्क्वायर आपका शेप हो गया। सेम तरह से सर्कल आपका शेप है और स्फीयर आपका स्फीयर फॉर्म हो गया, आकार है ये। जैसे कि सेम तरह से रेक्टेंगल आपका शेप है बट सिलेंडर आपका फॉर्म हो गया। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया आपका शेप, ये साइड हो गया आपका फॉर्म। अब आते व्यूज की तरफ। व्यूज में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू से। आइसोमेट्रिक व्यू में होता क्या है कि आपको बेस लाइन लेना है। मान के चलो आप एक क्यूब बना रहे हो, क्यूब का सबसे पहले फर्स्ट डायमेंशन लेना है। फर्स्ट डायमेंशन लेने के बाद आपको 30 डिग्री एंगल लेना है। ये यहाँ से आपको 30 डिग्री एंगल लेना है। इस लाइन का पैरेलल में आपको ये लाइन चलाना है, इस लाइन का पैरेलल में आपको ये लाइन चलाना है। उसके बाद इसका प्रोपोर्शंस लेना है। क्या इसका डायमेंशन क्या है? मान के चलो 2:2:2 है, तो आपका तीनों लाइन का डायमेंशन इक्वल होगा। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने दोनों का डायमेंशन सेम रख के फिर इसका पैरेलल लाइन ये हो गया, इस लाइन का पैरेलल में ये चला दिया। इस तरह से मैं कोई भी चीज जब बनाऊंगा इसको मैं बोलूंगा आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, इसमें से मैं इतना इरेज कर दूंगा, जो भी है एक्स्ट्रा लाइन से इसको मैंने इरेज कर दिया। इसी से मैं इंस्पायर्ड होकर कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। जैसे क्यूब हो गया, क्यूब से मैं आई कैन मेक ए स्टूल, आई कैन मेक ए टेबल, आई कैन मेक ए एनीथिंग जो भी क्यूब से रिजेंबल करते हैं। जैसे मैं क्यूब से इंस्पायर्ड होकर एक सोफा बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्यूब बनाया ऐसे, इस लाइन का पैरेलल में ये चलाया और इस लाइन का पैरेलल में ये चलाया। अब इसको मुझे ऑब्जेक्ट का आकार देना है तो मैं यहाँ से इरेज कर दिया। इसको फॉर्म को चेंज करूंगा मैं, थोड़ा सा मॉडिफाई। सर आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई। क्या कह रहे बेटा? सर स्क्रीन, हाँ नहीं आप ठीक है। वो एक्चुअली फोकस की वजह से हुआ। तो ये आपका कौन सा व्यू है बेटा? आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, तो आइसोमेट्रिक व्यू हम कैसे बनाएंगे? आपको 30 डिग्री एंगल लेना है, पहले हाइट लेना है, देन आपको 30 डिग्री एंगल लेना है। ये देखा जाए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब मैं सेम तरीके से मैंने एक सोफा बना रहा हूँ, जस्ट शेप दे रहा हूँ। एक्चुअली सोफा एग्जैक्ट क्यूब से तो नहीं होता है, उसका फॉर्म डिफरेंट होता है। जस्ट मैंने कन्वर्ट किया इसको। तो इसमें क्या किया कि मैंने एग्जैक्ट सेम आइसोमेट्रिक व्यू में मैंने क्यूब से ही मैंने सोफे में कन्वर्ट कर दिया। इसे आप बनाओ एक बार। ध्यान रखना कि ये लाइन पैरेलल होना चाहिए और एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। सेम तरीके से मैं दूसरा फॉर्म भी बना सकता हूँ। क्यूबॉइड बनाना है तो मैं क्यूबॉइड में हाइट पहले लिया, देन आई टेक 30 डिग्री एंगल, फिर दो पैरेलल लाइन चलाया। अब इस लाइन का एग्जैक्ट पैरेलल में ये लाइन चलाया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पैरेलल लाइन चलाया, इस लाइन का पैरेलल में ये लाइन चलाया,
और इस लाइन का पैरेलल में मैंने ये लाइन चला दी, तो आपका ये क्यूबॉइड हो गया। सेम क्यूबॉइड से आई कैन मेक एनी ऑब्जेक्ट, लाइक आई कैन ड्रॉ ए फ्रिज। हाइट लिया, 30 डिग्री एंगल दिया, आप लोग बना लो इसे दोनों को। हो गया? Is it complete? Other reply please. Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई डाउट तो नहीं ना आइसोमेट्रिक व्यू में? No, sir. ओके, इसे बहुत सिंपल है। इसमें ऐसा कुछ, इसमें कोई तेरे मेरे चीज तो है ही नहीं इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आइसोमेट्रिक जब भी हम बोलते हैं तो ये 30 डिग्री एंगल होता है। इसका रिलेटेड और एक व्यू होता है, इसको बोलते हैं एक्सोनोमेट्रिक व्यू। एक्सोनोमेट्रिक में होता क्या है कि ये जो क्यूब है ये 30 डिग्री जगह में 45 डिग्री हो जाएगा। यदि मैं क्यूब एक्सोनोमेट्रिक में बनाऊं तो ये 45 डिग्री एंगल में आपको लेना है, हाई एंगल हो जाएगा थोड़ा सा। ये आपका 45 डिग्री है। बाकी सेम ही है, बनाने का तरीका सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। ओके, इसको मैं इरेज करता हूं।
अभी शेडिंग हम प्रैक्टिस करते हैं, टोन्स हम कैसे देते हैं। आप लोग पेंसिल 4B या 6B पेंसिल ले लो, और ड्राइंग जो है आपको HB पेंसिल से ड्राइंग करना है। ओके, विजिबल हो रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, तो आपका इस तरह से बॉक्स बनाना है। शेडिंग जो आप करते हैं वो लाइटिंग सेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक मटका बनाता हूं, अब इसमें सॉलिडिटी नहीं आ रहा है, बिल्कुल जस्ट आउटलाइन ड्राइंग है। इसको सही तरह से आपका उसका कैरेक्टर लाने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? लाइट एंड शेड्स। लाइट एंड शेड्स मींस इसको 3D बनाने के लिए इसमें टोन्स देना पड़ेगा। तो इमेजिन करो कि लाइट यदि यहाँ से पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये साइड डार्क हो जाएगा और आगे की तरफ लाइट होगा। इसका शेडो जो है इस साइड में आ जाएगा। अब देखो पहले ड्राइंग में इसमें अब फर्क क्या हुआ कि इसमें मैंने शेडिंग कर दिया, तो इसमें क्या आया, इसको जो एलिमेंट्स है इसको बोलते हैं लाइट एंड शेड्स। विजिबल हो रहा है अच्छे से? Yes, sir. ओके, अब लाइट एंड शेड्स किसकी वजह से हो रहा है? लाइट की वजह से हो रहा है। इसको हम बोलते हैं टोनल ग्रेडिएशन। इसमें आपको देखा जाए इस पोर्शन को बोलेंगे डार्क टोन, इसको बोलेंगे मिडिल टोन, इसको बोलेंगे लाइट टोन, जो व्हाइट दिख रहा है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन टोन। और इसके लिए आपको टोन्स का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। आप 4B पेंसिल ले लो, 2B पेंसिल ले लो, या फिर 6B ले लो, जो भी पेंसिल आपको लगता है। डिपेंड करता है कितना डार्क टोन चाहिए। यदि ज्यादा डार्क नहीं करना है, यू कैन टेक 2B पेंसिल, बेटर है। यदि आपको बहुत ज्यादा डार्क टोन चाहिए तो आप उसको 4B और 6B ले सकते हो। यदि यहाँ से लाइट आएगा तो मैं पेंसिल को इस कॉर्नर से स्टार्ट करूंगा, डार्क से। इसको डार्क टू लाइट कहते हैं। हमें लाइट टू डार्क करना बड़ी मुश्किल होता है, पेंसिल को हमें हल्का चला के डार्क करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट आप प्रेशर दे के लाइट की तरफ ले जाना आपके लिए आसान होता है। तो एक पर्टिकुलर जोर देना है यहाँ पर, और ग्रेजुअली आपको हाथ को लूज करना है। इस पे आपको बाय डिफॉल्ट टोन क्रिएट होगा, और इसको आप बार बार रिपीट भी कर सकते हो। ओके, इसमें आपको उल्टा नहीं चलना है, हमेशा इस डार्क जगह से स्टार्ट करना है। अब इस बॉक्स को मैं सेट करूं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट मैं देखूंगा कैसे इसको फिनिश करना है, उसके लिए मैं फिर से रिपीट किया और एक बार रिपीट किया। ओके, इस तरह से एक बार प्रैक्टिस करो, ये बनाने की जरूरत नहीं है। आप फ्रीली पहले इसको प्रैक्टिस करो, फिर एक बॉक्स बना के इसको प्रैक्टिस करो। इसी का और एक दूसरा बॉक्स बना के फिर से यहाँ दूसरी बॉक्स में आपको लाइट यहाँ लेना है, फिर आप डार्क यहाँ लेना, इधर से डार्क लाइट प्रैक्टिस करो लेफ्ट कॉर्नर से। सर बोलो ना। सर हम 8B यूज कर सकते हैं? सॉरी, सर हम 8B पेंसिल यूज कर सकते हैं? 8B जरूरत नहीं पड़ेगा आपका एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका पेपर बहुत स्मॉल साइज का होगा, उसमें 8B आपका काम को खराब ही कर देगा। 8B बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो आप लोग 6B तक मैक्सिमम यूज करना, और अवॉइड ही करना चाहिए 6B, बिकॉज आपको इतना टोन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। जो आपका क्वेश्चन आता है उस पर आपको एक कॉम्पोजिशन बनाने आएगा या फिर प्रोसेस बनाने आते हैं, उस पर क्या कि इतना ज्यादा डार्क टोन का जरूरत ही नहीं है नेसेसरी। मैंने आज तक नहीं देखा कि इसका जरूरत पड़ता है। तो आप 2B 4B तक मैक्सिमम यूज करना चाहिए।
यदि आपको लगता है नहीं कहीं आपको 6B जरूरत है, तब आपको 6B यूज करना है, और 8B का कोई जरूरत ही नहीं है। ओके ओके सर। ओके, मैं अभी यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डार्क टोन चाहिए, आप लोग तब दिखाई देगा आप लोगों को, इसलिए मैंने अभी 8B में यूज कर रहा हूँ। इस पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल डार्क हो गया, ये मिडिल हो गया, ये आपका गलत है। इसमें टोन्स नहीं है, ये टू स्ट्रिप्स पे दिखाई दे रहा है। ऐसा मेटल शेडिंग में होता है इस तरह से स्ट्रिप, आपको इस तरह से नहीं करना, आपको टोन्स यूज करना है, डार्क टू लाइट एग्जैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। तो लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर से स्टार्ट करो, एक बार लेफ्ट कॉर्नर से एक बार बनाओ। मुझे इसको चाहिए। हो गया? Yes, sir. ओके, अब हम एक आइसोमेट्रिक व्यू में उसको सेटिंग करेंगे। शेडिंग दो तरह का होता है, एक होता है फ्लैट शेडिंग और एक होता है टोनल शेडिंग। ये जो एरिया में शेड किया है इसको बोलूंगा फ्लैट, इसको बोलेंगे टोनल। टोनल आपका राउंड चीज में होता है, या फिर इमेजिन करो कि यहाँ से लाइट आ रहा है, तो ये स्क्वायर शेप है, यहाँ पर एजेस है, इस सिचुएशन में यहाँ पर टोन होगा और यहाँ पर फ्लैट होगा, यहाँ भी टोन होगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि इसका ठीक ये पूरा शेप आपका क्या हो गया, इसका ऑपोजिट में हो गया है। यदि इसको मैं शेड करूं, यहाँ से लाइट पड़ रहा है, तो ये साइड फ्लैट शेडिंग होगा, बराबर इक्वल शेडिंग हो सकता है, ये टोनल में होगा, ये भी टोनल में होगा। यदि यहाँ से पड़ेगा तो सबसे हाईएस्ट लाइट यहाँ होगा, उसके बाद ये डार्क टू लाइट यहाँ होगा, और सबसे डार्केस्ट एरिया ये वाला होगा। अब जो मैंने क्यूब बनाया था, आप पहला जो क्यूब बनाया था उसको भी आप सेट कर सकते हो। ये मैंने क्यूब बनाया, इसमें आपको लाइट पड़ रहा है इधर से, इधर से लाइट पड़ेगा तो ये वाला जो एरिया है आपका सबसे ज्यादा डार्क हो जाएगा।
इस सिचुएशन में ये एंगल को 45 डिग्री एंगल लेके इसको मैं शेड करूंगा सबसे पहले। ये लगभग फ्लैट शेड होगा। ये आपका हो गया फ्लैट शेडिंग, क्योंकि यहाँ लाइट ऑपोजिट से आ रहा है। बट ये जो एरिया होगा आपको टोन्स में जाएगा, जैसे ये डार्क लाइट है ऐसा ही एग्जैक्ट यहाँ पर बनेगा, और डार्क टोन इससे ये लाइट होगा। और ये जो एरिया है सबसे लाइट होगा। और इसका जो शेडो है इस साइड में आ जाएगा। से बना आप लोग? एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं है ना? No, sir. Oh, sir.
इज इट कंप्लीट? हो गया आप लोगों का? हाँ जी सर। Yes, sir, done. ओके, फिर हम स्फीयर बनाते हैं। स्फीयर कैसे शेडिंग करना है? लाइट आपका सेम एंगल से आ रहा है, यहाँ से लाइट, तो ये वाला हिस्सा लाइट होगा और ये आपका डार्क होगा। शेडिंग का डायरेक्शन आपका लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग होगा। इसमें मैंने ये सोचा कि यहाँ से लाइट आ रहा है, इसका जो कर्व है इस तरह से है, ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, सॉरी ये लेटीट्यूड लाइन हो गया और ये आपका लॉन्गिट्यूड लाइन हो गया। ये आर्ट जैसा लाइन है, आर्ट में जैसा लाइन दिखाते हैं। आप शेडिंग भी इसी लाइन का गाइड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इस गाइडेंस भी इसका। तो सो आपको ऐसे देने को जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको माइंड में रखना है कि आपको शेडिंग इस तरह से करना है। यहाँ से लाइट पड़ रहा है, ये एरिया आपका डार्क एरिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं पेंसिल को यहाँ से डार्क टू लाइट चलाऊंगा, कर्व, इसी कर्व के हिसाब से। आप लोग साथ साथ में बनाते जाना। इसको ऐसा चलाने के बाद आप लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग भी लाइन चला सकते हैं। जैसे ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, ये यहाँ ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको शेड कर सकते हो आप।
इसका शेडो इस डायरेक्शन में आएगा। कोई डाउट है आप लोगों को इस पे शेडिंग में, सर्कल स्फीयर में? सर सबसे ऊपर वाला पार्ट एक बार दोबारा बताना। ये जो पार्ट है, यस सर, टॉप पार्ट। टॉप पार्ट में आपको यहाँ पर देखा जाए जो लाइन का जो तरीका है, ये क्योंकि स्फीयर है, इस पे फ्लैट लाइन नहीं चलेगा, इसलिए मैंने क्या किया कि लॉन्गिट्यूड जो लाइन है, जैसे मान के चलो ये स्फीयर है, इसको ऊपर का मैंने इसको गोलाई को ऐसा इमेजिन कर लिया, और पेंसिल को भी मैं उसी के अकॉर्डिंग चलाऊंगा। जैसे यहाँ से यदि मैं डार्क टू लाइट ले जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा गोल गोल करके चलाया हूँ लाइन को, ऊपर जाके मैंने व्हाइट छोड़ दिया हूँ। यदि आपसे नहीं होता तो आप हल्का सा इसमें स्मार्च कर सकते हो। इस एरिया को यदि आपको लगता है मिक्सिंग नहीं कर पा रहे हो, तो यदि हल्का सा स्मार्च करके इसको मिक्सिंग कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ हाँ हाँ, इसको फ्लैट नहीं चला सकता, आपको इस कर्व के हिसाब से आपका पेंसिल को चलाना है, और यहाँ पर स्मार्च नहीं करना है। आप ऊपर हल्का सा स्मार्च करके व्हाइट इरेजर से व्हाइट कर सकते हैं, इसको रिफ्लेक्शन दे सकते हो यहाँ पर ऐसे।
हो गया आप लोगों को? Yes, sir. Harder, please reply. Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 गुड. नेक्स्ट और एक फॉर्म सेटिंग करते हैं, फिर हम ह्यूमन फिगर लर्निंग करेंगे, फिगर स्टडी का. आप एक सिलेंडर प्रैक्टिस कर लेते हैं. जैसे यहाँ पर सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर ओवल है, सेम तरीके से ये जो कर्व है ये भी ओवल का हिसाब से ही होना चाहिए. उसके बाद आपको ये अंदर का लाइन को इरेज कर देना है. ऐसे इरेज कई बार गलती हो जाता है, तो इसीलिए आपको ये पूरा कंप्लीट करके फिर आप इरेज कर दो, ये ज्यादा बेटर है. सिलेंडर का जो शेडिंग है आप वर्टिकली भी कर सकते हो और आप कर्व के हिसाब से भी कर सकते हो, जो आपको सुइटेबल लगे. ज्यादा कर्व वाला ज्यादा ठीक है, इस कर्व के हिसाब से मैं सेट करूंगा, या फिर मैं वर्टिकली कर सकता हूँ. लाइट सेम सेम एंगल से आ रहा है आपका लेफ्ट साइड से, तो सो इस पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि लाइट जो एंट्री करता है, यहाँ से भी लाइट एंट्री कर सकता है, यहाँ से भी लाइट एंट्री कर सकता है. तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जब शेडिंग करता हूँ तो मैं बिल्कुल एज को डार्क ना मान के थोड़ा सा यहाँ पर मैं डार्क लेके इसको मैं लाइट छोड़ देता हूँ. जैसे कि मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ बीच में सबसे पहले डार्क टोन को. सबसे पहले डार्केस्ट टोन को मैं इस पोजीशन में रख के अब इधर भी लाइट लेके जाऊंगा, इधर भी लाइट लेके जाऊंगा. ओके. उसके बाद आप इसको चाहो तो आप वर्टिकली भी सेट कर सकते हो. डार्क को आपको वही सेम पोजीशन में मानना है.
यहाँ से मैं डार्क टू लाइट इधर भी ले जा रहा हूँ, डार्क टू लाइट में इधर भी ले जा रहा हूँ। ऊपर का बिल्कुल लाइट होगा। Is it complete? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको घर में और एक बार प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपका बेटर हो जाएगा, ठीक है। और लाइन का प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम आपको भाई क्या कहना चाह रहे हो? सर बेसिकली हमने राइट हाँ, में थोड़ा सा लाइट शेड किया है टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट, सो आई जस्ट वांट टू नो द रीजन व्हाई, बिकॉज़ इन द सेंटर एरिया वी हैव darkened it a lot, so why have okay, we left that much area for depth, or for what purpose? I basically want to okay, know. I told you, okay। ये आपका प्लास्टिक बॉटल है, ओके। Yeah, yes, क्या होता है, जैसे यहाँ से लाइट पड़ता है तो क्योंकि yeah, ये आपका सिलिंड्रिकल है, इस पे एडजस्ट नहीं होता है, तो इसलिए लाइट जब पड़ेगा, लाइट यहाँ से भी एंट्री हो सकता है, यहाँ से भी एंट्री हो सकता है। अब ये कॉर्नर है, यहाँ से पड़ेगा तो सबसे डार्केस्ट जो एरिया होगा यहाँ पर होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉटल है। मैं जो ये बता रही हूँ ओपेक में बता रहा हूँ, बट ये जो मटेरियल है ये क्या है, प्लास्टिक है। अंडरस्टैंड? yes sir,
हाँ, तो इमेजिन करो कि ये आपका ये है, ये फॉर्मेशन है। आप देखो इस इरेजर में सबसे ज्यादा डार्केस्ट टोन कहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है। और Yes, ये sir. सॉरी, ये आपका टेप में, तो ये जो एरिया होगा यहाँ पर भी लाइट होगा, आपको एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि Correct. यहाँ पर मल्टीपल लाइट सोर्स है। तो ये लाइट यहाँ से भी एंट्री हो सकती है, यहाँ से भी लाइट एंट्री हो सकती है, इसीलिए सबसे ज्यादा डार्केस्ट एरिया आपका ये पोर्शन होगा, और यहाँ से भी डार्क टू लाइट होगी, यहाँ से भी डार्क टू लाइट होगा। Okay. सेम आपका फंडा यहाँ भी होता है, मैंने यहाँ बताया नहीं, ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें भी यहाँ पर रिफ्लेक्शन टोन होता है ऑपोजिट साइड में, Okay. अंडरस्टैंड? Okay. या नीचे भी रिफ्लेक्शन टोन होता है। आप एक्चुअली आप देखोगे कोई भी आपका सर्कुलर चीज को फोटोग्राफी आप ये गूगल में देखना, हाउ टू शेड स्फीयर करके, आपको दिखेगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा डार्केस्ट एरिया आपको यहाँ होगा, क्योंकि स्फीयर बिल्कुल स्फीरिकल होता है। जैसे यहाँ पर आपका क्यूब है, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है, तो यहाँ पर लाइट मूव करता है, यहाँ से लाइट आके यहाँ मूव करके चला जाएगा, यहाँ से लाइट आके मूव होकर उधर चला जाएगा। एचएस होने की वजह से ये फ्लैट एरिया हो जाएगा, बट ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay. क्लियर? Thank you. Yeah. Thank you, sir. और सेकंड थिंग, आपका मटेरियल बहुत मैटर करता है। जैसे यदि सेम सिलेंडर आपका मेटल का होगा तो ऐसा शेडिंग नहीं होता है, सेम हाँ. सिलेंडर आपका ग्लास का होगा तो ऐसा शेडिंग नहीं होगा। Correct. अभी जो मैं बता रही हूँ पर्टिकुलर कोई वुड ऑब्जेक्ट हो, कोई स्टोन ऑब्जेक्ट हो, ऐसा कोई ओपेक क्वालिटी का जो मटेरियल का ऑब्जेक्ट होगा उसमें ये एप्लीकेबल होता है, अंडरस्टैंड? Okay, sir. Yes, sir. Thank ओके you. ओके गुड। तो फिर कंप्लीट हो गया, आपकी स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको आगे अभी ह्यूमन फिगर प्रोपोर्शंस बता रहा हूँ। मैं हटा दो पेज को, पेज को मैं रिमूव करूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके जब हम ह्यूमन फिगर बनाते हैं उसका जो प्रोपोर्शन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर ड्राइंग में आपका प्रोपोर्शन, जेस्चर, आपका एक्शन, डिफरेंट व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फिगर बनाते हैं उस पर बेसिक जो उसका टोटल प्रोपोर्शन है वो क्या है वो हमें जानना जरूरी है। उसके लिए मैं बेसिकली फिगर बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
ये एक फिगर है। अब इसको मैं बनाया किस तरह से, इसको जानने के लिए आपको इसका प्रोपोर्शंस को आपको समझना पड़ेगा। प्रोपोर्शंस कैसे नापेंगे, यदि आप हाइट वाइज देखा जाए, इसको टोटल जो एनाटॉमी है उसमें हम देखा जाता है, इसको वन हेड है आपका, हेड के हिसाब से हम टोटल फिगर को नापेंगे। और आपको अलग अलग हाइट का लोग दिखाई देता है, जैसे किसी का हाइट बहुत ज्यादा है तो उसका मान के चलो किसी का हाइट 6 फीट का है, किसी का हाइट आपका 5.8 है, किसी का हाइट 5 फीट का है, किसी का 4.5 है। तो डिफरेंट तरह का ह्यूमन फिगर का अलग अलग हाइट होता है, उसका प्रोपोर्शंस भी अलग अलग होता है। जैसे 6.5 में भी आप बना सकते हो, 8.5 रेशियो में भी बना सकते हैं। 8.5 मतलब हेड के हिसाब से। बट जो इंडिया में जो हम बेसिकली ह्यूमन फिगर बनाते हैं वो उसका प्रोपोर्शंस आपका 7.5 होता है। 7.5 अकॉर्डिंग टू द हेड। जैसे मैंने 1 हेड लिया, देन मैं यहाँ पर हाफ लेता हूँ, देन आपको यहाँ से लेके कमर तक 2 हेड है, कमर से लेके आपका नी तक 2 हेड है, नी से लेके आपका फीट तक आपका ये आपका 2 हेड होना चाहिए। तो टोटल आपको देखा जाए 1, ऊपर से काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और बीच में आपका हाफ। समझ में आ रहा है प्रोपोर्शंस आपको? हेलो, समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. जी सर। हाँ, अभी तो कर्व में है, सीधा हम इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में समझते हैं। इसको यहाँ से लेके यदि मैं इसको एक छोटा सा सिलेंडर बनाऊं तो ये आपका कितना हो गया, आपका ये 2 हेड हो गया। यहाँ से लेके यदि मैं यहाँ इसको समझूं, ये आपका 2 हेड हो गया। और यहाँ से लेके ये कितना हो गया, ये बॉडी जो है ये 2 हेड हो गया। और ये है आपका नेक एंड शोल्डर, यहाँ तक शोल्डर है, 1/4 इज द नेक एंड 1/4 इज द शोल्डर। 1/4 नेक और शोल्डर मिला के आपका हो गया आपका ये हाफ, देन आपका ये आपका हो गया 1 हेड। ओके, इन द सेंस ऑफ आपका साइड साइड प्रोपोर्शंस। फ्रंट में आपको क्या, फ्रंट फिगर में होगा क्या, एक बार देख लो। इसका आपका जो हेड है, हेड का अकॉर्डिंग आपका हाफ नेक एंड शोल्डर होता है, और जो शोल्डर का जो ब्रेथ होता है वो आपका 2 हेड का होता है। आपका सेम आपका ये 2 हेड यहीं पर सेम प्रोपोर्शन आ जाएगा बॉडी का, ये आपका 2 हेड हो जाता है। सेम प्रोपोर्शन यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आपका हो गया आपका 2 हेड। यहाँ से हो गया क्या, यहाँ से यहाँ तक आपका 2 हेड हो गया। तो इस पे आप लर्न करना एक्स्ट्रा चीज हमें क्या मिला, शोल्डर का जो ब्रेथ है, शोल्डर ब्रेथ कितना होगा, 2 हेड होगा अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल हाइट। इमेजिन करो कि ये 8 इंच का है, तो ये आपका शोल्डर कितना हो जाएगा, 16 इंचेस। और आपका ये इमेजिन करो कि ये आपका 6 इंचेस है, तो आपका हिप जो होगा ये 12 इंचेस होगा। ये भी 2 हेड है अकॉर्डिंग टू द ब्रेथ। तो 6 है और ये 8 है। इमेजिन करो, ये जस्ट मैं ऐसे एक यूनिट रख रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये हेड के ब्रेथ का हिसाब से यहाँ डबल होता है, यहाँ लेंथ के हिसाब से आपका डबल होता है। नेक्स्ट आपका हैंड का जो प्रोपोर्शंस होता है, हैंड आपका लगभग थाई के बीच तक आता है, यहाँ तक आप खुद चेक कर लेना। तो यहाँ से लेके आपका एल्बो पॉइंट तक 1 हेड विथ 1/4 मीन्स यहाँ से 1 हेड होने का 1/4 आपका प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये जो रिस्ट पॉइंट है, ये यहाँ तक आपका 1 हेड प्लस 1/4 होता है। देन आपका 3/4 होता है। 3/4 मीन्स 1/4 हाफ 3/4 एंड ये आपका हेड को यदि मैं 4 पार्ट कर दूं इक्वल 4 पार्ट में, तो ये आपका 3 पार्ट का इक्वल आपका ये पाम होता है। नेक्स्ट आपका जो फीट का साइड में लेंथ होता है ये 1 हेड होता है। और इस पे जो कैलकुलेशन होता है आपका एंगल पर, ये जो एंगल पॉइंट है वहां तक ही होता है। फीट आपके लिए आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा हाफ तक जा सकता है, थोड़ा ज्यादा भी दिख सकता है, डिपेंड ऑन व्यू। ये बेसिक प्रोपोर्शंस मैंने आपको बता दिया हूँ। टोटल ह्यूमन फिगर 7.5 प्रोपोर्शंस होता है। शोल्डर ब्रेथ आपका 2 हेड होता है अकॉर्डिंग टू द हाइट, और आपका हिप का जो ब्रेथ होता है वो अकॉर्डिंग टू द हेड होता है, बट ब्रेथ का हिसाब से होता है। तो शोल्डर ब्रॉड होता है और आपका हिप आपका उसके अकॉर्डिंग छोटा होता है। और जेंडर के अकॉर्डिंग आपका बॉडी फॉर्म अलग होता है। गर्ल फॉर्म में आपको हम वी फॉर्म लेते हैं, सॉरी ये आपका ये वाला फॉर्म लेते हैं, इसको दमरू फॉर्मेशन में बोलता हूँ। यदि आपका मेल फॉर्म होता है उसमें आपका ये वी फॉर्मेशन होगा। तो इस पे आपका जो कर्व पड़ता है आके मेल में यहाँ पर पड़ता है।
तो नेक्स्ट आपका गल्फ में साइड में देखा जाए, इसका मसल्स में आपका चेस्ट में डिफरेंस आएगा और आपका हिप में डिफरेंस आएगा। और ये कफ गर्ल का होगा तो यहाँ पर पड़ रहा है, और मेल का होगा तो आपका नीचे की तरफ आपको लेके आना है, और ये थोड़ा सा कम हो जाता है प्रोपोर्शन। ये बेसिक डिफरेंस है, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दिया हूँ। अब हम आते हैं आपको बनाना किस तरीके से है। सबसे पहला एक्सरसाइज ये है कि आपको एक लाइन लेना है टोटल पेज में। इस लाइन को आपको 7.5 पार्ट पे डिवीजन करना है। 1 हिट, हाफ, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7.5। इस पे एक तरीका है, शुरू में आप लोग स्केल से भी नाप सकते हो। स्केल ले लो जैसे भी हो, ये हाफ पे यहाँ निशान मार्क कर दिया। यहाँ पर आपको आके ये हाफ लेना है, फिर इसी को आपको 1, 2, 3, 4, 5 and 6 एग्जैक्ट होना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मार्क करो और छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इक्वल डिवीजन में इसको 7.5 पार्ट पे डिवीजन करो। हो गया डिवीजन? Yes. हो गया? Yes, sir. ओके, अब इसको आप ओवल फॉर्मेशन में लो। अब देखा जाए यदि मैं ऐसे डिवीजन करो, इधर 1 पार्ट है, इधर 2 पार्ट है, 1/3 में इसको रखना, बीचों बीच नहीं, इसको आगे की तरफ रखना। देन 1/4 नेक लेना है आपको। 2 हेड आपका यहाँ तक आपका बॉडी बनेगा, उसी का हिसाब से। हाँ सॉरी, मैं एक चीज बोलना भूल गया था यहाँ पर। जब आप बॉडी बनाओगे तो आपका एक बेसिक 3 पॉइंट है, आपको याद रखना है। एक चेस्ट पॉइंट, नेवल पॉइंट एंड बॉडी एंड पॉइंट। बॉडी एंड पॉइंट आपका जो वी बनता है, ये जो पोर्शन है, इसको मैं बॉडी एंड पॉइंट बोलता हूँ। यहाँ नेवल पॉइंट होता है, यहाँ पर चेस्ट पॉइंट होता है, ये आपका हेड हो गया। जो डिस्टेंस होता है चिन पॉइंट से चेस्ट पॉइंट का बीच में 1 हेड का डिफरेंस है। चेस्ट पॉइंट एंड नेवल पॉइंट का बीच में 1 हेड होता है। नेवल पॉइंट से बॉडी एंड पॉइंट का बीच में 1 हेड होता है। तो जब आप बॉडी को बनाते हो, इसको आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे मुझे यहाँ पर आप बॉडी बनाना है, मुझे पता नहीं चेस्ट पॉइंट कहाँ पर होगा, तो मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट हेड का हिसाब से सीधा सीधा आके यहाँ पर मार्क कर लिया। इट मीन ये जो पॉइंट होगा ये आपका चेस्ट पॉइंट होगा, उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको बॉडी कर्व बनाना है। तो आपको ये आपका चेस्ट पॉइंट इस पोजीशन में रखते हुए मैंने चेस्ट बनाया। देन आपको नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ से यह नेवल पॉइंट है, ये बॉडी एंड पॉइंट है। तो बॉडी यहाँ पर आपको खत्म हो गई, ये कमर है आपका। उसी के हिसाब से मैं इसको बॉडी को कर्व करूंगा। ये यहाँ तक आपका ये बॉडी खत्म हुआ था, लेकिन बॉडी एंड पॉइंट यहाँ पर है। उसके बाद ये आपका सेकेंड पोर्शन हो गया।
ये आपका प्रोपोर्शन नेक्स्ट प्रोपोर्शन हो गया। टू हेड, टू हेड, टू हेड, हाफ एंड वन हेड। नेक्स्ट इधर से यदि मैं मार्क करो, चिन पॉइंट, आपका ये जो पॉइंट होगा आपका ये चेस्ट पॉइंट, ये आपका आ गया नेवल पॉइंट, यहाँ पर ये जो है आपका बॉडी एंड पॉइंट। कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके। Is it complete? हो गया आप लोगों को? Yes. Yes, sir. Sir. ओके, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, आप मुझे बेझिझक पूछना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ भी पॉइंट हो। अब इसी के साथ हम फ्रंट को लर्न करते हैं कैसे फ्रंट बनाना है। प्रोपोर्शन बिल्कुल सेम ही है, इसमें सिर्फ शोल्डर और हिप ऐड हो जाएगा। डिवीजन करते हैं, वन हेड, हाफ, सीधा टू हेड ले लिया मैंने, टू हेड एंड टू हेड। आप ऐसे भी ले सकते हैं, सबसे सही तरीका है इसमें, इस पे मैंने बीच का डिवीजन किया ही नहीं, सीधा सीधा टू हेड ले लिया, ये थ्री पार्ट में।
बीच में हुए 1/2 ले लिया। इज इट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इसमें No. मैंने बीच का डिवीजन नहीं ले रहा हूँ बस। अब इसमें मैं 2 चीज ऐड करता हूँ। पहले 2 हेड में शोल्डर ले लेता हूँ, ये 2 हेड शोल्डर लिया और यहाँ पर 2 हेड हिप ले लिया, बट ब्रेथ का हिसाब से। तो शोल्डर यदि 2 हेड का है तो ये 1.5 होना चाहिए, उससे थोड़ा सा कम ज्यादा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ से आप 2 लेग निकलेगा, इसीलिए यहाँ पर 2 गोला बना के ओके। अब यहाँ से भी बनाते हैं उसी हिसाब से 1 हेड एंड 1/4, 1 हेड एंड 1/4, 10 3/4। आपका थाई का बीच तक आना चाहिए। ये इक्वल भी होना चाहिए पॉइंट। साउंड कम कर। इसे स्टिक फिगर बोलते हैं। आप इसको पहले स्टिक फिगर को बना लो। इज इट कंप्लीट? स्टिक फिगर हो गया आप लोगों का? Yes, Excuse sir. me, sir. सॉरी, सर जो वेस्ट है सर, वहाँ पे कितना वेट लिया है? वेस्ट में यस सर। ये लगभग देखा जाए ब्रेथ का हिसाब से होते हैं तो 1 हेड एंड हाफ की करीब का होना है, या फिर ये जो ब्रेथ होता है ये हाइट आपका लंबा होगा, ब्रेथ आपका कम होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग 2 हेड लेना है, या फिर 2 हेड का आप हाफ कम कर दो, बस 1.5 में आप रख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, Sir, done. ओके। अब इसको कंप्लीट करते हैं। यदि फीमेल फिगर बना रहे तो इसका जो शोल्डर होता है 2 हेड से कम होता है, मेल में एग्जैक्ट 2 हेड होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, फीमेल का जो शोल्डर होगा थोड़ा सा कम होगा। इसके बाद आपको चेस्ट पॉइंट लेना है, 2 हेड पे आपका चेस्ट पॉइंट आ जाएगा।
नेवल पॉइंट को ध्यान में रखो, बॉडी एंड पॉइंट को ध्यान में रखो, ये आपको बॉडी बनाने में हेल्प करेगा। यहाँ से हाफ नीचे लेके आना है। इसके साथ में आपको फेस को भी लर्न करना है। फेस कैसे बनाना है, देखो साइड फेस को आपको ये जो बना के रखे हो, इसको चेहरा कैसे बनाओगे, उसका जो डिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हाफ पे डिवीजन करना है। ये हाफ मीन्स यहाँ पर आपका आईज बनेगा, आईज का ऊपर आईब्रो का एरिया लेना है। इमेजिन करो कि कितना ऊपर आईब्रो होना चाहिए, वहां पर एक आईब्रो का मार्क कर दो। उसके बाद आईब्रो से चीन का बीच के जो भी एरिया बनता है उसको आप 2 पार्ट में डिवीजन कर दो। आईब्रो से आपका ऐसे मिला के यहाँ पर आप नोज बनाओ। आपका बचता है ये चीन का एरिया, इसमें माउथ बनेगा। माउथ को आप एग्जैक्ट हाफ पार्ट पे डिवीजन करो। हाफ पार्ट कहाँ बनेगा आपको पता है, ये लिप है, तो लिप का जो ये एरिया है ये हाफ में बनता है। मतलब यहाँ से लेके चीन तक जितना होगा, चीन से लेके नोज तक उतना होगा। उसी के हिसाब से मैं आपका सेंटर डिवीजन करके आप लिप का सेंटर ले लिया। ये मार्कर है, आपको पेंसिल में बता दूंगा डिटेल में। तो ये आपका डिवीजन है यहाँ पर। और ये जो आई का लाइन लिया था यहाँ पर वी बना के ऐसे, यहाँ पर आपको साइड आइज बनाना है। नोज और आइज का बीच में इस पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में 1 2 एंड 3, ये थर्ड पोजीशन में आपका ईयर बनेगा। और आईब्रो से नोज का जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस आप ऊपर रिपीट करोगे कि आपका ये फॉरहेड है, फॉरहेड से आप सीधा आपको हेयर बनाना है। ये साइड फेस हो गया। फ्रंट का आपका देख लो एक बार। फेस आपका ओवल फॉर्मेशन में ले रहे हो। 2 पार्ट पे सेंटर डिवीजन करूंगा और एग्जैक्ट 2 पार्ट पे सेंटर डिवीजन कर दिया। अब इसी के बाद मैं क्या लूंगा, आईब्रो का एरिया लूंगा। आईब्रो से चीन का जो भी डिस्टेंस होगा उसको 2 पार्ट पे डिवीजन कर दूंगा। और नोज से लेके चीन को भी 2 पार्ट पे डिवीजन कर दिया। वहां पर एक पॉइंट लगा के पॉइंट का थोड़ा सा ऊपर ही आपका लिप का सेंटर में लूंगा। ये आपका इस पोजीशन में नोज बनेगा, यहाँ पर आपका आईज बनेगा। 2 आईज का बीच में 1 आई का गैप होना चाहिए। इट मींस यहाँ से जो एरिया है, यहाँ से लेके जो एरिया है, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस है।
उतना एरिया मैंने ऊपर रख के ये आपका हेयर का पोर्शन बन गया। हो गया। इसको यदि मेल फिगर, इसको मेल फिगर की तरह समझो तो इसका चेस्ट में चेंज आएगा। यदि ये मेल फिगर होता आप बना लेना, एक मेल फिगर में चेस्ट चेंज हुआ, अब इसके बाद ये जो कर्व ये चेंज होगा और ये पोजीशन चेंज हो जाएगा। ये लगभग इतना ज्यादा राउंड ना होगा, हल्का फ्लैट हो जाएगा। इसमें कर्व मसल चेंज होगा। मोबाइल लिख लो। हो गया आप लोगों का? Is it complete? Yes, sir. Yes, sir. एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। अब हम पर्सपेक्टिव का कुछ लेसन लर्न करते हैं, ठीक है? मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ?
पर्सपेक्टिव अब ऐसा एक टेक्निक है जिसमें हम लोग डिस्टेंस का चीजों को दिखाना आसान होता है। उसमें इमेजिन करो आपको 10 ट्री बनाना है, तो 10 ट्री को यदि मैं अलाइनमेंट में रख दूं, सारे ट्री का साइज यदि सेम रखूं, तो क्या होगा कि वो कुछ अजीब दिखने लगे। जैसे कि मैं कंपोजिशन बना रहा हूं, यहाँ पर मैंने एक ट्री लिया, मुझे और एक ट्री दिखाना है, ये सेम साइज का जा रहा है, अब एक रास्ता जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये ऐसे में और मैं और ट्री बना ही नहीं पाया, क्योंकि इसमें क्या है, डिस्टेंस दिखाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इसमें सारे ट्री का साइज सेम हो रहा है। तो इसमें ऐसा सही तरह से बनाने के लिए हम लोग इल्यूजन का इस्तेमाल करेंगे। उसमें पर्सपेक्टिव एक इल्यूजन टेक्निक है जिसमें हम लोग दूर का चीज को छोटा दिखाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसको बनाना पड़ेगा। उस सिचुएशन में जब आप बनाओगे तो एक लाइन लेना है जो कंपोजिशन को 2 पार्ट पे डिवीजन करते हैं। इस लाइन को हम लोग आई लेवल बोलते हैं। ये हो गया आपका आई लेवल, या हॉराइजन भी आप कह सकते हो। इसका जो ऊपर का पोर्शन है वो स्काई हो गया, नीचे का पोर्शन आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। नीचे का पोर्शन ग्राउंड है, ऊपर का पोर्शन स्काई है। अब पर्सपेक्टिव जब हम बोलते हैं तो उसपे कई सारे व्यूज आ जाता है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं, और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी है, 4 पॉइंट भी है, मल्टी पर्सपेक्टिव भी है। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू कब एप्लीकेबल होता है, जब हम किसी भी चीज को फ्रंट से देखते हैं और वेनिशिंग जो पॉइंट है या व्यू पॉइंट है वो आपको मिडिल में होता है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको वेनिशिंग पॉइंट को मिडिल में ही लेना है, आप ऑफ सेंटर ले सकते हो, साइड ले सकते हो, एक्सट्रीम साइड भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन व्यू। और फिलहाल मैं इसको वेनिशिंग पॉइंट को बीच में रखा हूँ। एक रोड जा रहा है, रोड आगे छोटा होते होते एक पॉइंट पे मिलेगा, तो मैं इसको रोड को कैसे बनाऊंगा, रोड को मैं इस पोजीशन इस तरह से बनाऊंगा। ये जो रोड है यहाँ पर चौड़ा था और आगे जाके छोटा हो गया। सेम तरीके से मैं यहाँ पर एक दो तरफ दो फुटपाथ बना रहा हूँ, तो फुटपाथ के इस पोजीशन में जो साइज है आगे जाके स्मॉल हो रहा है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाला बात है, बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, ये लाइन को ऐसा ना रख के इस लाइन को ऐसे रखते हैं, ये डायगोनल हो जाते हैं। इसमें लगता है कि चीजें स्लांट हो गया है। इस लाइन को आपको बिल्कुल सीधा ही रखना है, मतलब 180 डिग्री में आपको रहना है, बिल्कुल ऐसे, आपको डायगोनल नहीं होगा। और इससे भी ये लाइन आपका डायगोनल आपका वेनिशिंग पॉइंट की तरफ जाता है, इस पे आपका वर्टिकल लाइन भी वर्टिकली रहता है। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक वॉल बनाना है, तो वॉल का लाइन कैसे होगा, यहाँ पर बड़ा होगा, आगे जाके छोटा हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एक पिलर है वॉल का, इसका साइज इतना है, यहाँ पर जाके ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, आगे जाके और स्मॉल हो जाएगा। सेम तरीके से यदि मैं यहाँ पर एक ट्री बना रहा हूं, इस ट्री का साइज यदि यहाँ पर इतना है, ये ट्री आगे जाके क्या हो जाएगा, छोटा होगा। मैंने इमेजिन करा ये ट्री जाके यहाँ पर डॉट बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको साइज को जाके इस वेनिशिंग पॉइंट पे पहले मिलाऊंगा। फिर नेक्स्ट ट्री का जो यदि यहाँ पर एक ट्री बनाना है मुझे, इसका साइज आपका इतना हो जाएगा। नेक्स्ट यदि यहाँ पर एक ट्री आगे और बनेगा, तो इसका ट्री का साइज आपका और स्मॉल हो जाएगा, और स्मॉल हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ये छोटा होते होते चला जाएगा। ये अंडरस्टैंड। तो ये मैं किस में बना रहा हूँ अभी,
पर्सपेक्टिव में बना रहा हूँ। पर्सपेक्टिव में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका आई लेवल है, स्काई एंड ग्राउंड। नेक्स्ट आपको सबसे पहले पार्टिकुलर एक चीज बनाना है, उसको आगे रिपीट करने के लिए, आगे और सेम चीज बनाने के लिए आपको वेनिसिंग पॉइंट और उसका कन्वर्जेंस लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस लाइन को कन्वर्जेंस लाइन बोलते हैं या पर्सपेक्टिव लाइन भी आप कह सकते हो। सेम तरीके से यदि आपको मान के चलो कि यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट है, कोई स्ट्रीट लाइट का मैं पहले स्ट्रीट लाइट का साइज लूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट आगे स्ट्रीट लाइट को रिपीट करने के लिए मैं पहले वेनिसिंग पॉइंट से इसको मैच कराऊंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पोल बनाने के लिए यहाँ पर ये साइज होगा, फिर आगे जाके ये छोटा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है या फिर मैं बताऊं, एक्सप्लेन करूं फिर से? No, sir. हाँ, तो इसको एक बार बना लो आप लोग रफली। हो गया आप लोगों को? इज इट कंप्लीट? Yes, sir. आर यू रिप्लाई प्लीज? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके अच्छा, सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। इमेजिन आपको एक बस बनाना है, आप सामने से देख रहे हो, आप वेनिसिंग पॉइंट को मीट से मैं थोड़ा सा ऑफ सेंटर कर रहा हूं इस बार। सबसे पहले मैं फ्रंट जो होगा आपको पैरेलल दिखाई देगा बस का, उसके बाद साइड के लिए आपको इस तरह से पर्सपेक्टिव मिला होगी वेनिसिंग पॉइंट से। उसके बाद इसका साइज लोगे, अब ये जो साइज है आपका छोटा होगा बिकॉज इस पर्सपेक्टिव में हो रहा है, काफी ज्यादा डिस्टेंस जा रहा है। उसके बाद इसको सर ओके यस सर। हाँ, तो मैं इसको फ्लैट बनाया स्क्वायर शेप में, फिर से इसका साइड को मैंने वेनिसिंग पॉइंट से मिला के इसका साइड लिया। नेक्स्ट मैं इसका व्हील बनाऊंगा, ये बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए, ये व्हील ऐसा नहीं होना है, एग्जैक्ट वर्टिकल होना चाहिए। उसके बाद इसको मैं पर्सपेक्टिव लूंगा वेनिसिंग पॉइंट से। पर्सपेक्टिव लेने के बाद मैं इस पोजीशन में इसको सेम पोजीशन में जाकर पीछे रख दूंगा इसको।
फ्रंट को चेंज करूंगा बस में, जो भी इसमें डिटेलिंग होता है। विंडो के लिए पर्सपेक्टिव लिया, हाँ समझ में आ गया ना? सिंथेसिस करना है। दे दे। करना अभी नहीं, अभी नहीं, क्लास खत्म होने वाला है। सिंथेसिस कर पहले, सिंथेसिस कर। बोल Is it complete? Yes, Yes, sir. sir. Okay. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बनाने में? No, sir. Okay, good. अब और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से। अब आई लेवल से नीचे कोई भी चीज होगा तो कैसे हम बनाएंगे? और इस पर हम फर्नीचर की तरफ आते हैं। इमेजिन करो आप एक बेड बनाना है, फिनिशिंग पॉइंट मिडिल में है, तो सबसे पहले आप फ्रंट एलिवेशन को बनाओगे। ये बिल्कुल सीधा होगा, ये भी सीधा होगा। उसके बाद आप क्या करो, इसको पर्सपेक्टिव में मिला दोगे। नेक्स्ट आप साइज लोगे पीछे का, उसके बाद इसके साथ आप बैक को ऐड कर देना है। सेम तरीके से यहाँ पर एक कवर्ड बनाना है। कवर्ड का मैं हाइट लूंगा पहले, साइड एलिवेशन, फिर इसको मैं पर्सपेक्टिव मिलाऊंगा। इसका फ्रंट बना दिया। यदि यहाँ पर एक छोटा सा अलमीरा है या फिर इसको क्या बोलते हैं,
राख जैसा कोई भी चीज हो, इसका साइज बनाया, ये आई लेवल से नीचे है। इसी तरीके तीनों चीजों को बना लो। Is it complete? Yes, sir. Okay. कोई डाउट तो नहीं है ना? Excuse me, sir. Yes, please. Sir, how do we make human figures in perspective? Human figure in perspective. Yes, sir. पर्सपेक्टिव में ह्यूमन फिगर देखो, खड़े होते हुए तो आपको बनाना नहीं होता है, जब स्टैंडिंग है तब भी नहीं बनाना है, जब आप लेटा हुआ होगा तब आपको पर्सपेक्टिव यूज करना है, या फिर जब सिटिंग पोजीशन में सामने फ्रंट की तरफ हो, लेग आगे की तरफ आ रहा है, तब आपको पर्सपेक्टिव होता है। तो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट चीजें है, मैं इसको आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? Okay, sir. Thank you. हाँ, बिल्कुल। ये अभी पहले इजी चीजों को सीखो, तो फिगर ड्राइंग का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वो आगे है आपको बताऊंगा। तो लास्ट एक रूम का पर्सपेक्टिव हम लर्न करते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से, ठीक है? हाई लेवल लिया, वैनिशिंग पॉइंट मिडिल में मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले रूम का मैं एलिवेशन को पहले ले रहा हूँ। एलिवेशन का मतलब है कि आप सामने का जो चीजें आपको दिखता है वो एलिवेटेड, उसको हम एलिवेशन कहते हैं। सबसे पहले मैंने रूम का पीछे का जो वॉल है, सॉरी सामने का जो वॉल है उसको मैं बना रहा हूँ। इस वॉल में क्या क्या है, यहाँ पर एक डोर है, यहाँ पर एक पेंटिंग है, यहाँ पर लाइट है, किसी भी तरह का अब एलईडी बना लो, ट्यूबलाइट बना लो,
जो भी बनाना है लाइट बना दिया। अब इस एलिवेशन में मुझे रूम में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पर 4 पॉइंट दिखाई दे रहा है। वेनिसिंग पॉइंट से इस 4 पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन चला, जैसे इस वेनिसिंग पॉइंट से इस कॉर्नर को मिलाते हुए मैंने स्ट्रेट लाइन चला दिया, इसके बाद इस लाइन को मैंने इरेज कर दिया। सेम यहाँ से मैंने इस कॉर्नर पॉइंट को मिला के स्ट्रेट ले आया, फिर ये जो अननेसेसरी लाइन है उसको मैंने इरेज कर दिया। सेम तरीके से मैं यहाँ पर भी ऐसे प्लेन करके यहाँ पर चला दिया, इधर भी मैं सेम ऐसे चला दिया। तो ये आपका सीलिंग हो गया, ये दोनों साइड वॉल हो गया, ये आपका फ्लोर हो गया है। फ्लोर के लिए मैंने पर्सपेक्टिव मिला है पहले, उसके बाद इसको मैं डिवीजन कर दूंगा। आपका फ्लोर हो गया है, ऊपर का सीलिंग है, यहाँ बीच में फैन है। फैन के लिए मैंने ओवल फॉर्मेशन लिया। ओके, इमेजिन करो मुझे यहाँ पर एक रैक बनाना है, तो रैक का साइज मैंने वॉल का लाइन से यहाँ पर ले आया, इसके लाइन को सीधा लेके गया, पर्सपेक्टिव मिला दिया ऐसे, ये रैक बन गया है इसी रूम में। यदि मुझे यहाँ पर एक एसी बनाना है, एसी का मैं साइड एलिवेशन ले लिया, फिर पर्सपेक्टिव मिलाऊंगा मैं, एसी बन गया है। सेम तरीके से यदि मुझे यहाँ पर एक पेंटिंग बनाना है, पेंटिंग का साइज लेके फिर मैं पर्सपेक्टिव मिलाऊंगा, यहाँ पर आपका पेंटिंग बन गया है। अंडरस्टैंड? अब फर्नीचर नहीं बना है, बेसिक बेसिक रूम है, इसको आप लोग बना लो, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक, फिर इसको आप घर पे बना लेना। अभी टाइम ओवर हो गया है आपका क्लासेस का, ठीक है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? यस सर। ओके, तो आज आप लोगों को मैंने क्या क्या चीजें बता दिया, लाइन कैसे बनाना है, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन, देन आपका शेप एंड फॉर्म का बीच में डिफरेंस बताया, फिर टोन्स क्या है वो एक्सप्लेन किया, देन आपको आइसोमेट्रिक व्यू में किस तरह से शेडिंग करना है वो मैंने बता दिया, नेक्स्ट आपको ह्यूमन फिगर का प्रोपोर्शंस बता दिया बेसिकली, और आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कुछ आउटडोर, इंडोर और फर्नीचर का बता दिया। ये सारी चीजों को आप लोग घर में प्रैक्टिस करना, फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय।